हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के अरिहंत का सैम्पल पेपर 2 और इसका सैम्पल पेपर 1 जो है ये चैनल पे आ चुका है, तो आप इसको ज़रूर देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहले देखेंगे सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है अ सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्टोरल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ये क्या बताता है, इसका जो सब फील्ड है ये क्या है, ये इलेक्टोरल है, यानी आपके पॉलिटिक्स के अंदर किस तरीके से इलेक्शंस जो होते हैं उसकी क्या भौगोलिक प्रक्रिया होती है उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि जैसे मेघालय जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है बिल्कुल डिफरेंट है, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे ना वो उसी के हिसाब से होंगे, है ना, उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से होंगे। वहाँ की जो पब्लिक है वो कैसे वोट देने जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो कौन सी डेट पे वहाँ पे फिक्स किया जाएगा कि इस दिन आपके जो वोटिंग डलेगी, है ना। जो अगर सपोज करो कहीं पे जो बूथ है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके हिसाब से अरेंज किया जाएगा। तो ये जो सारी सिस्टम है ये इलेक्टोरल ज्योग्राफी के अंडर में आते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ही सब फील्ड है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी डज नेचर गेट ह्यूमनाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचर है ये ह्यूमनाइज्ड हो रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था, पहला आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे जो नेचर है ना, नेचर वो इंसान को यानी मानव को जो है वो डोमिनेट करता है। यानी जो पहले जो इंसान था उसको नहीं पता था कि भाई नेचर में क्या गतिविधियाँ होती हैं, तो जैसे नेचर चला रहा है मानव उसी हिसाब से चलता था। लेकिन फिर दूसरी थ्योरी आई पॉसिबिलिज्म। अब यहाँ पे क्या है, इंसान जो है इतना ज़्यादा एडवांस हो गया, उसको सारी टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में पता लग गया, तो उसने नेचर को अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिज्म में क्या होगा कि जो मैन है ना वो डोमिनेट कर रहा है नेचर को, ओके। लेकिन एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। तो यहाँ पे बैलेंस बना के रखना है दोनों चीज़ों का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन नेचर गेट ह्यूमनाइज्ड जो है आंसर हो जाएगा इसका पॉसिबिलिज्म। जहाँ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे जोन इन इंडिया। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख लेना, इंडिया लिखा है इन इंडिया। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछ रहा है नॉर्दर्न रेलवे जोन का। तो हमारे भारत में कितनी रेलवे जोन है, ये है 19, ठीक है। तो 19 हमारी क्या है, रेलवे जोन्स हैं, और हमारे जो डिविजन्स है ना वो है 70। तो यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्दर्न रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये है न्यू दिल्ली, बड़ौदा में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ऑलिव्स एंड फिग्स ग्रो इन विच ऑफ द क्लाइमेट। जो ऑलिव्स हैं जिसको जैतून बोलते हैं, एंड फिग्स यानी एक तरीके से अंजीर जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है कौन से क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, तो ये होते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का पार्ट है ये, ठीक है। मेडिटेरियन सी तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे जो भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं, जैसे ये हम अगर देखें तो ये जो पूरा एरिया इसमें दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन सा, ये पूरा यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, किसकी, ऑलिव्स एंड फिग्स की। ये मेडिटेरियन सी है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरीके के होते हैं, ये ऑलिव्स हैं, ऐसे ब्लैक कलर के, जैतून होता है एक्चुअली, ये आप जामुन मत समझ लेना, जैतून होता है, और इसको फिग्स बोलते हैं। फिग्स ये देखिए इसका जो प्लांट है ना, मतलब जो फल है ना वो इस तरीके से आता है, लेकिन बाद में इसको ड्राई करके हम इसको अंजीर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो दोनों आपके फ्रूट्स है ना, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट यानी मेडिटेरियन सी के आसपास ही उगाए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के रूप में इसको जानेंगे, ओके। उसका फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द हायर एज ग्रुप। हायर एज ग्रुप यानी डेवलप्ड कंट्रीज में लोग जो है वो बहुत सालों तक जीते हैं, तो उसका कारण आपको बताना है। तो पहला बोल रहा है इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये बिल्कुल सही है भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी तभी तो जी पा रहे हैं, जैसे जापान वगैरह में है, चाइना में, यहाँ पे लोग जो है बहुत सालों तक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिक्लाइन इन बर्थ रेट। अब बर्थ रेट जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, जो आपके हायर एज ग्रुप के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा दिखाई देंगे, यहाँ पे बच्चे जो है वो कम दिखाई देंगे क्योंकि बर्थ रेट बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कारण कोई भी हो सकता है, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी है बहुत अच्छी है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग ज़ैद सीजन इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में कितने तरीके के सीजन होते हैं, 3 तरीके के मान लो, एक है आपका राबी, एक है आपका खरीफ, और तीसरा है आपका ज़ैद, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज़ैद सीजन है ये इसका पार्ट नहीं है, आपको बताना है, क्रॉप पे ध्यान देना है, लेकिन नॉट पे भी विशेष ध्यान देना है कि कौन सी क्रॉप नहीं उगती है ज़ैद सीजन में। तो ये है आपका ग्राउंड नट, ठीक है, ठीक है, मूंगफली जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये खरीफ की फसल है, ये ज़्यादा जो बारिश होती है, पानी होता है, तो उसी में ये हो सकती है। वैसे राइस भी जो है खरीफ की फसल है, लेकिन अब इसमें
ऑप्शन में दोनों ही दे रखे। ओके, तो ये मूंगफली का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसका 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, आपको करेक्टली मैच्ड बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पीरियड्स दे रखे हैं और इसके अप्रोचेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा डायरेक्ट देख लेते हैं 1970। जो रीजनल एनालिसिस, इस समय पे जो है रीजनल एनालिसिस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि हम कैसे अपने देश का आर्थिक विकास करेंगे, है ना, कैसे जो है पॉवर्टी वगैरह से गुजर रहे थे हम उस समय पे, तो किस तरीके से उससे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चल रही थी, तो यहीं पर हम देखेंगे रीजनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हुआ था। ठीक है ना, तो 1970s का जो समय है ये बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है इसमें। उसके बाद 8th क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये कौन से कंट्री या कॉन्टिनेंट में मिल्पा के रूप में जानी जाती है, जैसे स्लैश एंड बर्न जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे भारत में जो झूम कल्टीवेशन है ना, स्लैश एंड बर्न वाली, कि भाई उगा दो, उसके बाद जो आपका जो हार्वेस्ट करने के बाद जो भी आपका रह जाता है उसको बर्न कर दो, और एक तरीके से मैन्योर का काम करता है वो। तो इस तरीके की जो आपका एक्टिविटीज़ है ये हमारे भारत में देखी जाती है, जिसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये मिल्पा जो है ये कौन से कंट्री में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, इन सब एरिया में मिल्पा बोला जाता है इसको। 9th क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो आपको क्या करना है ना, परसेंटेज के हिसाब से बताना है कि हमारे भारत में जो रिलीजियस ग्रुप है वो किस तरीके से, सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से ग्रुप के लोग रहते हैं, फिर कौन से हैं, फिर कौन से हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे भारत में हिंदू, क्योंकि हमारा जो भारत है वो हिंदू प्रधान देश है। उसके बाद है आपका मुस्लिम्स, उसके बाद है क्रिश्चियंस, और उसके बाद है सिख कम्युनिटी के लोग। ठीक है, तो इसको ऑर्डर से अरेंज कर लेना। उसका 10th क्वेश्चन जो है, विच स्टेट ऑपरेटिंग कोंकण रेलवे इन इंडिया। तो 19 रेलवे जोन मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से ही एक जोन है कोंकण रेलवे का। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका जो रूट है वो है आपके महाराष्ट्र से लेकर और आपके कर्नाटका तक। ठीक है ना, तो जैसे इसमें तीनों कवर हो जाएंगे, महाराष्ट्र से नीचे जाओगे गोवा आएगा, गोवा से नीचे जाएंगे कर्नाटक आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, तीनों ही इसका करेक्ट है, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हियर। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यहाँ पे 11th क्वेश्चन बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपको ये लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हेल्थ जो है, हेल्थ क्या होगी, आपकी जो स्वास्थ्य है वो किससे रिलेटेड है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से है, आप कितने साल जीते हो उस हिसाब से। उसके नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है, रिसोर्सेज जो है किस तरीके से आपको परचेस आप कर रहे हो उस हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन, ये एडल्ट लिटरेसी रेट है, तो लिटरेसी से आप रिलेट कर सकते हो एजुकेशन को और ऐसे इसको मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 1 3। ठीक है, तो 2 1 3 ये रहा। ओके, तो यहाँ पे मैच कर लेना इसको, पहला है इसका 2 1 3। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो पहला देखेंगे, इन मिक्स्ड फार्मिंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड एंड एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस्ड साइमल्टेनियसली। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है उसके हिसाब से वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी वगैरह भी होती है क्या, तो ये बिल्कुल सही है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है कि आप क्रॉप्स के साथ जो लाइफ स्टॉक वाला काम कर रहे हो ना, एनिमल्स रियरिंग वाला जो काम कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके जो ग्रेन्स वगैरह भी उगाए जा रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या है, आप कैटल रियरिंग वगैरह भी कर रहे हो, कैटल्स है ना, आपके हैंड्स हैं ये पोल्ट्री वगैरह का काम करेंगे। तो ये सारी जो मिक्स आप काम करते हो ना, इसी को हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इसका सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिक्स्ड फार्मिंग रिड्यूस द इनसिक्योरिटी एसोसिएटेड विद द क्रॉप फेलियर, ये भी सही है। ठीक है, अगर सपोज करो हमारे क्रॉप्स फेल हो गए, अच्छे नहीं हो पाए या किसी वजह से खराब हो गए, तो हम जो है पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड ना रहें, इनसिक्योर ना रहें, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो है एनिमल हस्बेंड्री वाला। ओके, तो वहाँ पे क्या है, जैसे हम दूध के, जैसे ये जो दुधारू पशु होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनका मिल्क का काम कर सकते हैं, मीट वगैरह का काम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है एक अर्निंग आ ही जाएगी। तो हमारे क्रॉप फेलियर होने के बाद भी हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, और सेकंड वाला जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, उसके बाद आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011।
तो 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो आबादी का घनत्व है, जो डेंसिटी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है, वो है बिहार। ठीक है, तो ये हाईएस्ट है। और लोवेस्ट में अगर पूछा जाएगा तो क्या डालोगे, अरुणाचल प्रदेश। 14th क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देयर आर द टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड डिसीजन। तो यहाँ पे आपको बताना डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया हैज इंक्रीज। तो ये बिल्कुल सही बात है, हमारे भारत में जो है डिग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत बढ़ गया है। वाई, बिकॉज क्या है कि जैसे लोग जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना, और इरिगेशन भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, इनकी जो प्रैक्टिसेस है सही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल डिग्रेड हो ही रहा है, ये बढ़ ही रहा है हमारे भारत में। लेकिन इसका रीजन ये बोल रहा है क्या कि फॉल्टी स्ट्रैटेजी ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे जो इरिगेशन से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं वो गलत तरीके से, क्या ये इसका कारण है? तो ये इसका कारण नहीं है। हाँ, ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, इरिगेशन जो है इसकी जो स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, लोग ऐसे नहीं करते हैं। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिग्रेड द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजर्स जो है और इरिगेशन जो है प्रॉपर रहता है तो लैंड डिग्रेड होती है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 to 17 जो है ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 15 क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोडक्ट अकाउंटेड फॉर द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है कि एक्सपोर्ट जो है ये भारत से बाहर जो चीज़ें गई हैं ये 2005 में, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको देखो दे रखा है टोटल मर्चेंटाइज जो है इसका साइन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स जो है इसका साइन कुछ ऐसे डैश 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 टाइप है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर गुड जो है ये लाइन बनी हुई है एंड एग्रीकल्चर गुड जो है छोटे छोटे डॉट्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को देखिए यहाँ पे पहचानना है। जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ये यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो थोड़े बड़े बड़े डॉट्स हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्यूल्स एंड माइनिंग हो जाएगा। ये जो सीधी लाइन दे रखी है ये यहाँ पे ये हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोसेस दे रखा है ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 2005 में सबसे लोवेस्ट प्रोपोर्शन किसका था एक्सपोर्ट करने में, कौन सी चीज़ का था, तो ये था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। देखो सबसे नीचे दे रखा है ना यहाँ पे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही। ठीक है, तो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बता रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 16 क्वेश्चन बोल रहा है विच प्रोडक्ट अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट इन 2015। तो 2015 में हमने सबसे ज़्यादा किस चीज़ का एक्सपोर्ट किया था, तो ये हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, ऑटोमोबाइल्स है, तो इसका हमने हाईली एक्सपोर्ट किया था उस समय पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गलत दे रखा है, आप उसको करेक्ट कर लेना। उसका 17th क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। तो जब इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कम हो किसी कंट्री के लिए, तो वो नेगेटिव एक बैलेंस बन जाएगा उसकी ट्रेड का। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, चीज़ें खरीद ज़्यादा रहा है, मतलब एक तरीके से पैसे को ज़्यादा दे रहा है, चीज़ें खरीद रहा है और बेच कम रहा है, तो उसको लॉस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेंगे, सेक्शन बी में। ये यहाँ पे पूरा एक पैसेज दे रखा है स्टूडेंट्स, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ नेविगेबल वाटर एंड डेवलपमेंट ऑफ द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर नेविगेबल वाटर जो है वो कम रहेगा, इसका मतलब क्या होता है कि जब पानी जो है वाटर बॉडीज में कम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स में पानी कम है, कैनाल्स में कम है, वाटर रूट्स जो भी हैं अगर उनमें पानी कम है तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये पूछ रहा है कि उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो वाटर वे ट्रांसपोर्ट है ना उनमें डिक्रीज आ जाएगा, उनकी कमी आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी इम्प्रूव वाटर वे नेविगेबिलिटी। हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पानी सूख जाता है, कम हो जाता है नदियों में, नहरों में, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड बोल रहा है कि वी कैन इम्प्रूव वाटर वे
बाय द डिसिल्टिलेशन। ये क्या है? डिसिल्टिलेशन का मतलब होता है जो पानी में जो कीचड़ जम जाती है ना, जो गादा जम जाता है एक तरीके से, तो उसको क्या है, क्लीन करना पड़ता है। किसके द्वारा? ड्रेजिंग के द्वारा। ड्रेजिंग एक तरीके की टेक्निक है, एक मशीनरी के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है। तो जिसमें जो पानी है ना, जो नहरों में, नदियों में जो पानी है, वो जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कीचड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी की जो फ्लो है उसमें कमी आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि अगर हम उसको क्लीन कर देंगे तो जो पानी है वो अच्छा बन जाएगा, उधर वहाँ पे नेविगेबल सूटेबिलिटी आ जाएगी और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईजी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं हम, वहाँ पे स्टेबलाइजिंग द वाटर बैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, डैम वगैरह की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो वाटर वे नेविगेबिलिटी है वो प्रॉपर चलेगी। और यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेविगेबल लेंथ ऑफ वोल्गा वाटरवे फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो वोल्गा वाटरवे कहाँ पे है? ये है स्टूडेंट्स रशिया के अंदर। आप इस तरीके से देखिए, ये रशिया है और यहाँ पे ये वोल्गा रिवर जो है, ये देखिए कितना बड़ा इसका वाटरवे है, ये पूरा यहाँ से देखिए यहाँ तक ऐसे जा रहा है, ठीक है। रशिया तो वैसे ही बहुत बड़ा एक कंट्री है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है इस ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसकी है 11,200 किलोमीटर की इसकी लेंथ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वाटरवे है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 19th क्वेश्चन हम देखेंगे, स्टडी द ग्राफ। आपको इसको ग्राफ को देखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, थोड़ा हॉरिजॉन्टली दे रखा है, आप इसको ऐसे देख लेना आराम से। तो ये ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो पहला बोल रहा है मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री कौन सा है। तो ये तो भाई ग्राफ नहीं भी बताएगा ना तो भी आंसर दे देंगे चाइना, ठीक है। तो चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है, लेकिन अब हमारा इंडिया होने वाला है। नेक्स्ट जो सेंसस की रिपोर्ट आएगी ना उसमें भारत सबसे नंबर 1 पे रहेगा, इतनी आबादी हो गई है भारत के अंदर। सेकंड है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो कॉन्टिनेंट बताना है आपको भाई। देखो चाइना जो है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये एशिया में है। तो जब चाइना नंबर 1 पे है तो एशिया का जो ये कॉन्टिनेंट है ये भी नंबर 1 पे रहेगा। दूसरा हमारा इंडिया भी एशिया के अंदर आता है। तो ये दोनों ही मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री हैं ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, और एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है भी, तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशिया। सी देखेंगे, नेम द कंट्रीज दैट आर मोर पॉपुलस एज कंपेयर टू इंडोनेशिया। तो आप ये ग्राफ में यहाँ देखिए चाइना जो है ये कितना आगे बढ़ रहा है ना, इंडिया की पॉपुलेशन पे ये यहाँ पे है, और नेक्स्ट है यूएसए, उसके बाद है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया से ज़्यादा किस किस की है आबादी, तो ये यूएसए की है, इंडिया की है और चाइना की है। तो 4th नंबर पे तो यहाँ पे इंडोनेशिया आ ही रहा है, तो इसे मोर देन बता देने हैं आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सा ग्राफ था, ये आप नॉर्मली कर सकते हो आराम से। अब हम मूव करेंगे सेक्शन सी पे। तो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द क्लस्टर्ड सेटलमेंट इन इंडिया। तो आपको क्लस्टर सेटलमेंट बताना है। तो जैसे झुंड के प्रकार के जो घर होते हैं ना, जो एक ही स्थान पे भारी मात्रा में जो घर पाए जाते हैं उनको कॉम्पैक्ट बोला जाता है या क्लस्टर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनके जो फीचर्स है इस पर फोकस कर लेते हैं। तो जो ये सेटलमेंट है इसमें देखा गया है कि जो घरों के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम पाई जाती है, और कभी कभार तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं ये घर। तो इसको हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, सारे जो घर हैं वो क्लोजली एक दूसरे के साथ सेटल हैं, और यहाँ पे जो साइड में पूरे फार्म्स बने हुए हैं, इनके जो खेत वगैरह है ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, बीच में इनका सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके के होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर में, लाइनर में, ट्राइंगल में, इस तरीके से इनकी जो शेप है वो ऊपर से देखने में ऐसे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे इनके जो सराउंडिंग में होते हैं ना वहाँ पे फार्म्स वगैरह देखा गया है, पैस्चरल लैंड देखी गई है। तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि साइड में जो खेत वगैरह रहते हैं वही चीज, ठीक है। तो इस तरीके के घरों को क्या बोला जाता है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोला जाता है, जिनमें जनरली हम लोग रहते हैं, ओके। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे डिस्पर्स्ड के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, व्हाट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एंड एक्सप्लेन रीजन ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से क्लस्टर्ड है ना उसका जस्ट अपोजिट जो है यहाँ पे डिस्पर्स्ड हो जाएगा। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो जैसे यहाँ पे जो घर दे रखे हैं ये काफी दूर दूर हैं, एक तरीके से डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। इसके जो रीजन है वो कई सारे होते हैं, जैसे अगर हम इसमें इसके फीचर्स देख लेते हैं तो इसमें क्या, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, मेघालय में, ये टेरेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। तो यहाँ पे घर जो है हम प्लेन सरफेस के हिसाब से नहीं बना सकते हैं, ये क्या रग्ड एंड डिफिकल्ट एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ऊंचे नीचे पहाड़ होते हैं, तो इसीलिए घर जो है बिल्कुल फ्लैट एरिया जैसे नहीं बन सकते। कहीं कहीं पे जहाँ पे इनकी सुटेबिलिटी रहती है वहाँ पे ये लोग अपने घर बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज जो है, एक कारण है कि डेंस फॉरेस्ट है, बीच बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट पाया जाता है, तो इस वजह से भी ये लोग क्या है क्लोजली अपने घर जो है सेटल नहीं कर पाते हैं, अलग अलग जगह पे इनके घर बने हुए होते हैं। तो जैसे
उत्तराखंड वगैरह में हम देख सकते हैं इस तरीके का सेटलमेंट। उसका 21st क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वर द मेजर कॉजेज फॉर द स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फ्रॉम 1901 टू 1921। तो यहाँ पे स्टैग्नेंट ग्रोथ के जो कारण दे रखे हैं वो है आपका हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, और दूसरा है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। तो ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी उस समय में, बहुत कम हुआ करती थी। हर पर्सन जो है उसको इसका जो फ़ायदा है वो नहीं मिल पाता था, और सैनिटेशन वगैरह के बारे में लोग इतने जागरूक नहीं थे, एंड डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई थी। अगर किसी को कोई डिजीज़ हो गई है तो फिर वो मर ही जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। और क्या डाल सकते हैं हम कि जैसे हंगर, पॉवर्टी, फेमाइन, ये सब चीज़ें बहुत हुआ करती थी। हंगर मतलब एक तरीके से क्या है, भूखमरी और फेमाइन ये तो नॉर्मल हुआ करता था उस समय पर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा करता था, सूखाग्रस्त एरिया में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम था, लो लेवल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे देखा गया कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो ऑलरेडी वैसे डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि ये यहाँ पे जो वॉर चली थी तो उसमें बहुत लोग मारे गए थे। और इलिटरेसी, अनएजुकेटेड हुआ करते थे लोग, और ना फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जानते थे। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये स्टैग्नेंट ग्रोथ के कारण है भारत के अंदर। ओके, 22nd क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द वेज ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर। तो हम पानी को कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे रीयूज कर सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे हम पानी को जो है कंजर्व सबसे पहले करना है आपको, फ्रेश वाटर को, क्योंकि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और अगर जो पानी लेस क्वालिटी का है, जिसकी क्वालिटी लो है या डाउन है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फायर फाइटिंग वाले जो लोग होते हैं ना, जो फायर ब्रिगेड वगैरह होते हैं, तो आग बुझाने के लिए वो इस तरीके के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिससे क्या है, हम पानी के कॉस्ट को बचा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अर्बन एरियाज़ में जो आप जब नहाते हो, नहाने का जो पानी वेस्ट होता है, और या फिर आप बर्तन वगैरह धोते हो, तो उसका पानी जो बच जाता है उसको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के पानी को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी आप अपने जिस हिसाब से आपको समझ में आता है, देखो जैसे लोग क्या करते हैं, अनवांटेडली बाहर जो पानी देते रहते हैं, है ना, रोडों पे पानी बिखराते रहते हैं, पाइप से क्या है रोडों की धुलाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पानी को जस्ट वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या है, वो एक तरीके से रिसाइकल पानी को भी उस हिसाब से धुलाई कर सकते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं यूज़ करते। ओके, उसका नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, और में व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। तो 2002 में जो वाटर पॉलिसी आई थी उसके फीचर्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी सरकार ने भी जो पॉलिसी बनाई है उसमें क्या है, आप ड्रिंकिंग वाटर पे बहुत ध्यान दिया है। लोगों को जो है पीने का पानी उपलब्ध रहना चाहिए, इरिगेशन भी होना है, हाइड्रो पावर के लिए भी काम आना है पानी, और नेविगेशन के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो इन सब गतिविधियों को ध्यान में रख के हमारी सरकार ने पॉलिसी निकाली 2002 में, और जहाँ पे पानी को कंजर्व करने की, रिजर्व करने की बात की गई, ठीक है ना। तो जैसे इरीगेशन एंड मल्टीपर्पज़ के लिए हम जो है पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या सोर्स उसके अपना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वही ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को ही बहुत जरूरी है भाई, पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है, ठीक है। कैसे रेगुलेट कर सकते हैं एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को, जो पानी गंदा होता जा रहा है नीचे ग्राउंड वाटर का, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को, ठीक है। दिन ब दिन जो पानी की क्वालिटी है वो बेकार होती जा रही है, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है, और एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, है ना। अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं लोगों के बीच में, लोगों को कैसे समझा सकते हैं कि भाई पानी की जो ज़रूरत है और पानी की जो नेसेसिटी है वो भविष्य में बहुत पड़ने वाली है लोगों को, क्योंकि एक तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में हमारा ये प्रोग्राम है। हमें इसे आज की जनरेशन के लिए भी चाहिए और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे जो ये पॉलिसी में जो चीज़ें दे रखी हैं आप इसको पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना। उसके बाद यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है कि कैसे कॉन्शियसनेस फैला सकते हैं, लोगों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको रीयूज रिसाइकिल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। उसका 23rd में देखेंगे व्हाट इज ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मेंशन द 4 इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर दिस इंडेक्स। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है और इसके मेजर्स क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो ये एक तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाती है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, जैसे किन कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है वो किस तरीके से है उसका मेजरमेंट किया जाता है कम्युनिटीज़ के अंदर में, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का देखा जाता है। मतलब एक तरीके से रैंकिंग दी जाती है कौन सा कंट्री जो है HPI में सबसे ज़्यादा आगे है तो उधर काम करना चाहिए इस तरीके से। और ये क्या क्या चीज़ों से मेजर किया जाता है कि जैसे अगर कोई पर्सन है वो
वो 40 ईयर्स तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो यानी उस देश में जो है HPI बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। दूसरा क्या है, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है लोगों का, और वहाँ पे जो क्लीन वाटर है उसके बारे में लोग कितना एक्सेस कर पाते हैं उसको ना। और यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो कितने अंडरवेट है, माल न्यूट्रिशन है, तो बच्चों को जो क्या है, कुपोषित बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दर्शाते हैं कि कैसे वहाँ पे पॉवर्टी फैली हुई है, तो उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है HPI के अंडर में। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन डी। तो 24th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक है आपका सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है। तो पहले हम देखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो ये 2 तरीके की होती है, एक होता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, दूसरा होता है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ठीक है ना। तो प्रिमिटिव में क्या होता है ना कि जैसे जो किसान होता है वो बहुत ही प्राचीन पद्धति से उसको खेती करता है, कि जैसे ये देखिए आप, ये यहाँ पे हल है और ये एक तरीके से बैल से जो खेती की जा रही है, जैसे पुराने समय पे हमारे जो दादाजी परदादाजी करते थे, तो उस तरीके की जो टेक्निक होती है ना उसको हम प्रिमिटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपने खुद की ज़रूरत के हिसाब से ना, उसी हिसाब से उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, और ज़मीन और इसको बहुत ही ट्रेडिशनल वे में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो परंपरागत जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सब्सिस्टेंस में प्रिमिटिव का हमने देख लिया। दूसरा हम देखेंगे इंटेंसिव। तो इंटेंसिव में क्या होता है कि जैसे आपके पास जो है जगह कम है, ठीक है, लेकिन आप क्या है नई नई टेक्निक से उसको इस्तेमाल करते हो, उस ज़मीन पर क्या है उसको ज़्यादा उपयोग में लाते हो। जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो है ये यूज़ करते हैं इसमें। मॉडर्न एक तरीके से खेती प्रणाली होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जलवायु नियंत्रण वगैरह भी किया जाता है, और ये छोटा क्षेत्र होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो इनको बहुत मदद मिल जाती है, ठीक है। तो इंटेंसिव में क्या होगा, जगह कम होगी लेकिन टेक्निक्स होंगी, और प्रिमिटिव में क्या होगा, टेक्निक्स कम होंगी और जगह ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो फार्मर है वो अपनी फैमिली की मदद से भी इन चीज़ों को करता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या जो एरिया होता है वो पर यूनिट बहुत हाई होता है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। तो ये इंटेंसिव के आपके फीचर्स आप इसमें डाल देना। उसके बाद यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है कि जो पैडी कल्टीवेशन है बहुत अच्छा हो सकता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें और आ सकती है, जैसे वीट है, सोयाबीन है, बार्ले है, ये सारी चीज़ें जो है ग्रोन की जाती हैं इसी टेक्निक से। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये प्रैक्टिसेस कहाँ देखी गई हैं, नॉर्दर्न चाइना में देखी गई हैं, मंचूरिया में देखी गई हैं, कोरिया में, जापान में, इन सब में देखी गई हैं। और इंडिया में भी जो वीट है ना ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वेस्टर्न पार्ट में। तो ये जो टेक्निक है ये सारी इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस एनी 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जानवरों को मारा जाता था, है ना, और उसके बाद फिर इसको यूज़ करते थे ये लोग अपने खाने में, अपने कपड़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हंटिंग बोलेंगे। लेकिन गैदरिंग्स क्या होती है, जैसे ये लीव्स वगैरह को गैदर्ड कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, बीन्स को इकट्ठे कर रहे हैं, सीड्स को इकट्ठे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से ये कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसको गैदरिंग का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो गैदरिंग प्रैक्टिसेस है ये क्या होती है, एक तरीके से ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर हार्श होंगी, बेकार होंगी, तो वहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ही बसती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे जो जीवन होता है बिल्कुल सामान्य होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है इनका कि भाई ये चीज़ें कर रहे हैं इनको कुछ मुनाफा होगा, ये बाजार में बेचेंगे, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है इनके पास, इतने कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक है। जैसे आदि मानव के समय पे हमने जो कहानियाँ वगैरह पढ़ी हैं, जो चैप्टर्स पढ़े हैं, तो उनसे रिलेटेड हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इनका सरप्लस नहीं होता उनके प्रोडक्शन में। और एक तरीके से ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं ये कहाँ देखी जाती हैं, हाई लैटिट्यूड जोन्स में देखी जाती हैं, जहाँ पे जीवन बहुत कम होता है, लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। जैसे साउथ चिली है, नॉर्दर्न कनाडा है, यूरेशिया है, ये सारी प्लेसेस जो हैं इन सब चीज़ों के लिए, हंटिंग गैदरिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो लो लैटिट्यूड्स में भी अगर देखें तो अमेजोन बेसिन है जैसे ब्राज़ील का, ठीक है, और क्या है, अफ्रीकन रीजन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये वर्ल्ड में यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग की जो प्रैक्टिस है वो यूज़ की जाती है। उसके बाद
जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे वो स्टोन के टूल्स यूज़ किया करते थे, लेकिन आज की डेट में जो हंटिंग है ना, जो पोचिंग है, वो इलीगल हो गई है, सरकार ने बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, है ना, और विलुप्त होते जा रहे हैं, एक तरीके से एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उनको बचाना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हंटिंग जो है बैन कर दी गई है, इलीगल मतलब डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो वैल्यूएबल प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, उनकी लीव्स हैं, उनकी बाग्स हैं, उनके ट्रीज वगैरह, ये सारे जो है मेडिसिनल चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इस पर भी रोक लगा दी गई है कि आप हर एक पेड़ को नहीं काट सकते हो, ठीक। तो गैदरिंग्स में जो चीज़ें आती हैं जैसे बेवरेजेस वगैरह है, ड्रिंक्स वगैरह जो भी हैं, ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये पेड़ पौधों से ही निकलने वाली चीज़ें हैं। फाइबर्स हैं, थैचेस हैं, फैब्रिक्स हैं, ऑयल है, रबर है। तो इनमें जो फ्रूट्स आ रहा है उससे ऑयल निकलेगा, रबड़ है, गम है, ये सारी चीज़ें जो है ये गैदरिंग में ही यूज़ होती हैं। उसका 25th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इवेल्युएट इट बाई साइटिंग सुटेबल रीजंस। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो हार्मफुल होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं, तो इसके सुटेबल रीजंस आपको बताने हैं। तो प्लास्टिक बैग्स तो वैसे ही बहुत हार्मफुल हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है। तो आपको प्लास्टिक बैग्स का जो भी खाना वगैरह जो पैक कर देते हैं लोग, उनको कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत डेंजर होता है हमारी हेल्थ के लिए भी, ह्यूमन्स एंड एनिमल दोनों की हेल्थ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई जो ये क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, एक तरीके से कचरा फैलाते हैं, है ना, और यहाँ पे ड्रेन्स जो है ब्लॉक हो सकते हैं। किसकी वजह से? सिर्फ ये आपके जो पॉलिथीन्स वगैरह होते हैं ना, इन्हीं की वजह से जो इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरीके से जो ये पॉलिथीन प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये कितनी गंदगी भी यहाँ पे फैला रहे हैं, दूसरे यहाँ पे ब्लॉकेज भी कर रहे हैं इनके ड्रेन्स वगैरह में, जो पानी यहाँ से फ्लो के जाना चाहिए इसको ब्लॉकेज कर रहे हैं, ओके। उसके बाद और क्या डाल सकते हैं कि जैसे एनिमल्स जो हैं वो ऑफनली खा जाते हैं इसको, तो उनको नहीं पता है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन वो खाने के बाद जो है प्लास्टिक उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जैसे गाय वगैरह देखते हैं हम, हर साल गाय भैंस जो है वो इसी कारण मर भी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लास्टिक है अगर उसको बरिड किया जाता है, उसको दफनाया जाता है, उसको अंदर दफन करते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी अफेक्ट होता है। एंड अगर प्लास्टिक बैग्स को आप जलाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलीज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं और एयर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। उसका 26th क्वेश्चन देखेंगे, seaports are gateway of international trade, explain the statement and mention the steps taken by India in development of ports। तो सी पोर्ट्स जो हैं ये गेटवे माने जाते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो अगर सी के द्वारा आ रही हैं तो वो पोर्ट पे ही आएंगी, है ना। समुद्र से अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको कहीं तो खड़े होने की जगह चाहिए, तो वो पोर्ट्स ही होते हैं, तो ये इसलिए उसको गेटवे बोला जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड के गेटवे होते हैं। पहले तो इसी पे ही जो हमारा ट्रेड है वो निर्भर हुआ करता था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि जो कार्गो शिप्स वगैरह होते हैं ये ट्रेड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनके लिए पोर्ट्स बनाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये आपके जो लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं इन सब चीज़ों के लिए जो है पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे ये पोर्ट्स जो हैं ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ के समय से ही बनते आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेड किससे करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो सी पोर्ट्स के द्वारा ही करते थे, समुद्र के द्वारा ही किया करते थे। पहले तो जो पोर्टुगीज़ वगैरह होते थे, स्पेनिश होते थे, ये सारे जो इन्होंने जो वर्ल्ड को डिस्कवर किया है ना, वर्ल्ड को पूरा ढूंढा है, ये सी के रास्ते से ही ढूंढा है, समुद्र के रास्ते से ही ढूंढा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 1947 के बाद जो है अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसे हम जब पार्टीशन हुआ तो उसमें बहुत सारे जो हमारे पोर्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कराची पोर्ट है ये हमसे अलग हो गया, चिटगोंग पोर्ट है ये हमसे अलग हो गया, ये बहुत ही मेजर पोर्ट्स हुआ करते थे उस समय पे। तो कराची जो है ये पाकिस्तान में चला गया और चिटगोंग जो है बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। तो फिर लेकिन फिर क्या है, हम लोगों ने भी क्या किया, अपने जो पोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया, उनको ग्रो किया। तो उसी में ही एक पोर्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कांडला, है ना। तो ये क्या है, एक नहीं है वैसे, अभी तो हमारे पास कई सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है पोर्ट्स का, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, ट्रेड अच्छा खासा है इंडिया का। तो इसलिए क्या है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, कांडला पोर्ट है, डायमंड हार्बर पोर्ट है ना, हुगली पोर्ट है। तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये हम लोगों ने बाद में बनाए हैं 1947 के बाद, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्ट्स हैं ये डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड दोनों को ही मेंटेन करते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं ये डेवलपमेंट करती हैं पोर्ट्स का। और आज की डेट में तो भाई वैसे भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो पोर्ट हैं वो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहा है,
इसका देखते हैं, नेम द इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन इंडिया एंड एलॉबरेट देयर फीचर्स। तो आपको क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से आपको इंपॉर्टेंस बतानी है पोर्ट की, और कोई भी 2-3 पोर्ट जो हैं आप अच्छे से चुन लेना, उनके बारे में उनके जो फीचर्स हैं वो सारे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मरमागांव पोर्ट है, तो ये आपको 3 जो है एज एग्जाम्पल आपको पूरा इनके डिस्कस कर देना है, इनके सारे फीचर्स। तो जैसे कांडला पोर्ट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये गुजरात में है स्टूडेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सारे जो है हमारे भारत पेनिनसुला, मतलब हमारा जो भारत है ना वो एक पेनिनसुलर रीजन है, 3 साइड से पानी से कवर है। तो यहाँ पे जो ये पूरे पोर्ट्स बने हुए हैं, कितने सारे पोर्ट्स है देख लीजिए, ठीक है। तो ये कांडला जो पोर्ट है ये बहुत ही फेमस पोर्ट है, गुजरात का है। उसके बाद है भावनगर, पोरबंदर, है ना। तो ये सारे जो हैं आप देख लेना। वैसे मेजर पोर्ट्स जो हैं ये यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ही मिल जाएंगे, आप वहीं से देख लेना। तो जैसे कांडला जो पोर्ट है ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, ये इसकी जो लोकेशन है गल्फ ऑफ कच्छ में है, गुजरात में। और ये क्या करता है, पूरे वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करता है, यहाँ की ट्रेड को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मुंबई पोर्ट, तो ये एक नेचुरल हार्बर पोर्ट है, नेचुरली है ये, ठीक है। उसको क्या है, ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ पोर्ट है। और ये यहाँ पे क्या है, जो भी रूट्स हैं इसके, ये किससे कनेक्ट होते हैं, मिडिल ईस्ट से, मेडिटेरियन कंट्रीज से जो भी ट्रेड होती है ना, ये इसको कंट्रोल करता है। नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इस साइड में जो भी प्लेसेस हैं सारी उसको कंट्रोल करता है ये। और इसके जो मेन हिंटरलैंड्स हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश है। हिंटरलैंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो समुद्र के किनारे के पास की जमीन होती है ना, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका जो लिंक है वो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे लिंक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गांव पोर्ट जो है ये भी एक नेशनल हार्बर पोर्ट है, ये गोवा में पड़ता है। ये जुआरी एस्चुरी जो है वहाँ के उसके मुहाने पर है। और ये क्या है, 1961 में यहाँ पे जो आयरन ओर है ना उसको एक्सपोर्ट किया गया था जापान में। और ये इसके जो हिंटरलैंड है कौन सा है, कोंकण रेलवे वगैरह इसे है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 27वां क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जो इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है ना, कि ये कहाँ पे होनी चाहिए, तो वो उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे एक्सेस टू मार्केट, इजीली जो है मार्केट में एक्सेस हो जाए, क्योंकि मार्केट जो है नियर रहेगा कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया के, तो वहाँ पे क्या है, जो आपका सेल भी अच्छा होगा, है ना, आपकी परचेजिंग भी अच्छी होगी। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो मार्केट लगते हैं वो बड़े बड़े मार्केट बन जाते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे यहाँ पे पॉपुलेशन भी आती है और बड़े मार्केट वो बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, ये भी ईजी हो जाएगा। अगर इंडस्ट्रीज पास में रहेंगी तो रॉ मटेरियल्स ईजिली वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है। उसके बाद फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें भी ईजी हो जाएंगी अगर इंडस्ट्रीज नियर बाई रहेंगी। जैसे क्या एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे एल्युमिनियम की आपकी खदानें पाई जाती हैं या आयरन की खदानें पाई जाती हैं, तो उसके नियर बाई ही इंडस्ट्रीज जो है वो बन जानी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो जैसे ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हर फैक्ट्री से मार्केट तक जाने का, या आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कैसा है, रॉ मटेरियल्स वगैरह वहाँ पे पहुँचा पा रहा है कि नहीं पहुँचा पा रहा है, तो ये चीज़ भी वहाँ पे बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो सप्लाई जो है इजीली हो जाती है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में देखेंगे कि जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ बनाती रहती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और इस हिसाब से जो है डिसाइड होती है कि लोकेशन कहाँ पे बनेगी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान देती है, गवर्नमेंट का फेवर बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है ना, तो उसके बारे में बोल रहे हैं ये। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या प्रोसेस होता है कि जो आपके रॉ मटेरियल्स को एक तरीके से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो सामान चाहिए ना उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, और उस सामान से कोई चीज़ क्या बनेगी उसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ में मिलेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ईजिली कर देती हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मेन फीचर ही यही है कि होम एंड कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेकिन बड़ी काम की होती हैं, ये लोकल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो रॉ मटेरियल्स है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि लोकल एरिया से ही यहाँ पे ले लेते हैं।
और इनको कोई भी लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन भी इनके यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये स्मॉल एंड रीजनल मार्केट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो मेनली लोकेशन इनकी होती है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर एक बंदे को अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बेस्ट हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी स्केल ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पूरा पढ़ लेना स्टूडेंट्स, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। उसके बाद यहाँ पे 28 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाई आर दे एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, एग्जॉस्टेबल होती हैं, जैसे ऑयल है ना, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जॉस्टेबल होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत एसेंशियल होती हैं। इनको ख़त्म, ये अगर ख़त्म हो गए तो हमारा जो कंट्री है वो अच्छे से रन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो कन्वेंशनल के दूसरे सब्स्टिट्यूट की खोज में लगी रहती है, जैसे कि पेट्रोल जो है उसके साथ एथेनॉल मिला के दिया जाएगा ताकि जो पेट्रोलियम की जो खपत है उसको बचाया जा सके। तो ये सारी जो चीज़ें कर रही है हमारी गवर्नमेंट, तो ये हमारे भले के लिए कर रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाती हैं। ये एक्सटेंट अगर हो गई ना तो ह्यूज चैलेंज हो जाएगा पूरे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज है अगर इनको नहीं बचाया गया, अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया, तो भाई हमें फिर अदर कंट्रीज से वो लेने पड़ेंगे मिनरल्स, और वो जो है हमें इकोनॉमिक प्रेशर में डाल देंगे, क्योंकि बहुत खर्चा हमारा आएगा मिनरल्स लेने में। तो इससे क्या है, हमें सीख लेनी चाहिए कि भाई हमें किसी भी तरीके से जो मिनरल्स हैं उनको बचाना है। ठीक है, और कुछ ना कुछ जो नया फॉर्मेशन हमें करते रहना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से जो मिनरल्स हैं ये बहुत टाइम लेते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं ये दोबारा रिप्लेनिश्ड होने के लिए, जनरेट होने के लिए। और यहाँ पे हर कंट्री की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इन मिनरल्स को, इन रिसोर्सेज को बचा के रखे। तो इसी वजह से क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और यही क्या है, एक न्याय होगा कि जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है वो खत्म होता है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेक्शन ई। तो सेक्शन ई जो है आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, आपका इंडियन पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये कहाँ पे है, ये है बिहार में। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको मार्क करना, ये है आपकी बिहार में। सेकंड बोल रहा है सिंघभम कॉपर माइन। तो सिंघभम कहाँ पे है, कॉपर जो है ये यहाँ पे इसका पड़ता है एक तरीके से झारखंड में, डाल सकते हो आप इसको ना, झारखंड की लोकेशन डालनी है। उसके बाद यहाँ पे देखना है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट। वीट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ वाला मथुरा ऑयल रिफाइनरी। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश का ये एक सिटी है। ओके, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, एन एरिया इन मध्य प्रदेश फेमस फॉर मैग्नीज मिनरल्स। तो एमपी के अंदर मैग्नीज मिनरल वाला जो एरिया है ये कहाँ पे है, ये है आपका बालाघाट। ओके, उसका नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे सिक्स्थ वाला देखेंगे, एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात। तो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, जामनगर। ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, तो जामनगर। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए इसके इंडियन मैप के कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम वर्ल्ड मैप पे। तो यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम इसको। फर्स्ट वाला, एन इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे। तो इनलैंड मतलब आपके देश में ही बहने वाला जो नदियों का पानी है वो कहाँ से कहाँ तक बहता है। तो जैसे यहाँ पे ये है सेंट लॉरेंस सीवे। ओके, तो ये आपका पड़ेगा अमेरिका के अंडर में, नॉर्थ अमेरिका। उसका सेकंड बोल रहा है एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ दे रखा है, इसको रोम में दे रखा है। ओके, रोम इटली, यूरोप। थर्ड है मेजर एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर मेजर एयरपोर्ट आपको बताना है, तो मुंबई। यहाँ पे देखिए ये मार्किंग दे रखी होगी, यहाँ पे मुंबई दे रखी है कि दिल्ली दे रखी है कि कोलकाता दे रखी है, आपको ध्यान देना है। तो ये मुंबई में कर रखी है तो मुंबई ही डाल के आना है। उसके बाद फोर्थ है एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग्स। तो नोमैडिक हर्डिंग्स का एरिया आपको फाइंड करना है, तो ये है टुंड्रा रीजन। यहाँ पे टुंड्रा क्या है, काफ़ी ठंडा एरिया हो जाता है ये, और यहाँ पे क्या नोमैडिक हर्डिंग्स हुआ करती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट फिफ्थ वाला, एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। कमर्शियल लाइफ स्टॉक का मतलब होता है जहाँ पे जानवरों का पालन किया जाता है, जहाँ पे जीव जंतुओं का पालन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो ये आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड। यहाँ पे क्या है, बीफ वगैरह है ना, शीप का फार्म्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ वाला देखेंगे अ मेजर सी पोर्ट। तो सी पोर्ट आपको बताना है भाई, ये तो है स्विस कैनाल यहाँ पे।
ठीक है। ये जो स्विस कैनाल है, इसने यहाँ से पहले क्या होता था, इतने लंबे रास्ते को इधर ऐसे इंडिया में पहुँचा करता था, लेकिन स्विस कैनाल के माध्यम से अब हम यहाँ से शॉर्टकट से ही मेडिटेरियन सी में एंटर कर सकते हैं, मतलब इतना शॉर्टकट बना दिया, नहीं तो इतने लंबे रास्ते से हमको ट्रेड करनी पड़ती थी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन एशिया। तो एशिया का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा है, तो ये है शंघाई, यहाँ पे दे रखा है चाइना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका सैम्पल पेपर 2 ज्योग्राफी का फिनिश होता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। इसके एमसीक्यूज, इसके क्वेश्चन आंसर्स, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ना, सारी चीज़ें आप देख लेना अच्छे से। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ को देख सकते हो, उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख सकते हो। सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी 1 से 15 तक। शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और आपको लॉन्ग नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आप सारी चीज़ें वहाँ पे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करके देख सकते हो। एंड उसके बाद हम जो है 1 से लेके 10 तक तो यहाँ पे सैम्पल पेपर कवर करेंगे ही, साथ में ओसवाल की जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप उधर भी देख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमारा सैम्पल पेपर होता है फिनिश। मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ, हिस्ट्री के साथ अब हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।